गाइस आज हम देखने वाले हैं डकी भाई जो है वो 100 डेज बाद जेल से वापस आए हैं एंड उन्होंने 52 मिनट की वीडियो निकाली है। और पहले आप सोच रहे हो मेरे साथ कौन है, तो मेरे साथ है मुस्कान। इंट्रोड्यूस कीजिए अपना। हेलो एवरीवन, मैं इनकी फ्रेंड हूँ। और डकी भाई की अगर हम बात करें ना तो मैंने उनका नाम काफ़ी ज़्यादा सुना है कि काफ़ी मशहूर यूट्यूबर है वो वहाँ के, पर मेरे को उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। डकी भाई जो है बहुत एक्चुअली वो फनी थे और सब कुछ था, लेकिन वो एक बैटिंग ऐप कंट्रोवर्सी की वजह से जेल चले गए थे। लेकिन मेरे को लगता है कुछ ज़्यादा ही खींच गया था। मेरे को लगा था वो तो बस फटाफट बेल मिल जाएगी, बाहर आ जाएंगे, लेकिन 100 डेज तक वो जेल रहे। 3 महीने तक यूट्यूबर को जेल में रखना एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी इनके जैसे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स वालों को। सो देखते हैं इनकी क्या कहानी रही है, तो आप भी देखो, हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे सादुर-ए-मान बन के बात करूंगा, ना कि डकी भाई। मैं नहीं चाहता कि कोई ये सोचे कि इस वीडियो का मकसद जो मेरे पे FIR हुई है उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरी हमेशा से सिर्फ यही इंटेंशन रही है कि मैं लोगों को एंटरटेन करता रहूँ और कुछ ना कुछ जो है वो मैं नया लाता रहा हूँ। लेकिन मेरे अनजाने ना अनजाने में अगर मेरे से कोई कंटेंट कभी ऐसा पोस्ट हुआ है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, या कोई प्रमोशन ऐसी हुई है जिससे कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए पूरे कौम से माफ़ी मांगता हूँ। लेट द कोर्ट हैंडल। मैं लीगली इस मैटर को एंड तक देखूंगा। मैं कोर्ट्स के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने को रेडी हूँ और कर रहा हूँ। मैं इदारे के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करूँगा और जो भी जज साहब मेरे केस का फ़ैसला लेंगे मैं वो कबूल करूँगा। मेरा और मेरी फैमिली का जो 3.5 माह का एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ वो बताने आया हूँ। 16 अगस्त 2025 को बदल गया है। उठता हूँ तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ क्योंकि हमने अपने दोस्त वगैरह मेहमान बुलाए होते हैं, हमने अपने घर में दावत रखी होती है। मेरे सब दोस्त आते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, हम खाना शाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं, मेहमान चले जाते हैं। उसके बाद मैं और रूब पैकिंग में लग जाते हैं क्योंकि हमें मलेशियन गवर्नमेंट का एक इवेंट है, उधर से इनवाइट आया होता है कि डकी भाई आप आए, हमारे लिए कुछ वीडियोस वगैरह बनाए। पूरे पाकिस्तान से उन्होंने एक मेल और एक फीमेल को चुना है, जिसके अंदर मेल में उन्होंने मुझे चुना है। बाकी कंट्रीज से भी उन्होंने एक मेल एक फीमेल इनवाइट किए हुए थे। मैं बड़ा एक्साइटेड था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने एक बंदा चूज़ करना है और उन्होंने मुझे चुना। मैं बड़ा ऑनर फील कर रहा। हमने बड़ी जल्दबाजी में पैकिंग की क्योंकि मेहमान आए होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, और मुझे नहीं पता था कि जब हम पैकिंग करके अपने घर से निकलेंगे तो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। हम जब पैकिंग करके सामान गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी हमारी एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ती है। एयरपोर्ट पहुंचते हैं, हम सामान अपना अनलोड करते हैं। रात के 9 बजे के करीब हमारी फ्लाइट होती है। हम काउंटर पे जाते हैं और हमें अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है। उसके बाद जहाँ पे इमिग्रेशन होनी होती है, जहाँ पे आपके पासपोर्ट पे एग्जिट स्टैंप लगती है, हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं कि आप पे कोई FIR तो नहीं है? मैंने कहा मतलब पहुंच गए, साइबर क्राइम में कोई इशू है क्या? मैंने कहा नहीं। कहते आप हमारे साथ आ जाएं। मैं और रूब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इमिग्रेशन के टाइम में पकड़ लिया। किसी को ऑन टाइम ज्यादा इन्फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको सिर्फ मैसेज कर दिया है कि इस तरह से इशू हो गया तो शायद हम फ्लाई ना कर पाए, तो आप प्लीज गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट ले आओ और हमें यहाँ से पिक कर लो। हमें लगा कि शायद हमें बस सिर्फ फ्लाई नहीं करने देंगे और हम घर जा सकेंगे। 5-10 मिनट के बाद इमिग्रेशन वाले हमसे हमारे मोबाइल ले लेते हैं, कहते हैं कि इसको एयरप्लेन मोड पे लगा दें, और रूब की तरफ वो इशारा करते हैं कि अगर आप जाना चाह रही हैं मलेशिया तो आप जा सकती हैं। रूब ने कहा नहीं, अगर साथ मेरे साथ जा रहा है तो ऐसे थोड़ी, शायद ये मेरी गलती ही, मुझे उसको जाने देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसके बाद जिस चीज़ से मेरी फैमिली ने गो थ्रू किया है, मैंने यही रिग्रेट किया कि मुझे रूब को मलेशिया भेज देना चाहिए। जेल के बाहर वालों को भी प्रॉब्लम हुई है। थे मैं और रूब बस आपस में गपशप लगा रहे होते हैं कि कोई नहीं कल चले जाएंगे, कोई नहीं दोबारा टिकट करा के परसों चले जाएंगे, इवेंट भी 2 दिन के बाद है, कल चले जाएंगे। हम आपस में यही डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल मेरे अंदर इतना सा भी वहम गुमान नहीं था कि असल में इशू क्या। 1 घंटे के बाद इमिग्रेशन वाले आते हैं, वो कहते हैं कि आ जाए हमारे साथ। एयरपोर्ट के बाहर NCCI की टीम आई होती है, मुझे वो हथकड़ी लगाते हैं, मुझे गाड़ी में बैठा देते हैं। रूब कहती है कि मैंने भी साथ आना है। मैंने इसको कहा नहीं, तुम घर चली जाओ, मुझे नहीं पता क्या सीन है, मैं हैंडल कर लूँ। वो गाड़ी भी चल पड़ी थी, गाड़ी सीधा चलेगी इनको कुछ पता ही NCCI ऑफिस गुलबर्ग। इस वक्त यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी का हर तरफ चर्चा है। डकी भाई को जा रहे थे एकदम ही गिरफ्तार किया गया जब अब इन्होंने मुल्क जा रहा था। NCCI लाहौर ने मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुख्तलिफ इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साइबर क्राइम एजेंसी ने यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मशहूर यूट्यूबर डकी भाई कल रात से गिरफ्तार है। पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर डकी भाई एक बार कैसा हो जाए नहीं, हर जगह तुम्हारा न्यूज़ आ जाए। रात लाहौर और ये न्यूज़ तो मैंने भी देखी थी, मुझे था चलो 2-3 दिन में बाहर जाएंगे। हुक्म जारी, मदाहों के लिए बुरी खबर। डकी भाई
रात के तकरीबन 11 बजे हम NCCI ऑफिस पहुंच जाते हैं। हथकड़ी मुझे लगी हुई थी, मुझे ऊपर एक रूम में लेके गए। जब मैं NCCI के ऑफिस पहुंचता हूं तो वहाँ पे 6-7 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। मेरी हथकड़ी वो खोल देते हैं, मुझे कुर्सी पे बिठा देते हैं और मेरी इंटेरोगेशन शुरू हो जाती है। वहाँ पे मेरे से क्वेश्चन करते हैं एप्लीकेशंस के प्रमोशन के बारे में। वहाँ पे मुझे पहली बार आइडिया होता है कि मेरा इस इशू पे मुझे Betting airport पे apps। रोका गया। खैर मेरे से वो जो सवाल करते गए मैं उनको बताता गया। मेरे पास 3 मोबाइल थे, मैंने तीनों मोबाइल के पासवर्ड उनको दिए। उन्होंने मेरे से मेरे जीमेल अकाउंट के पासवर्ड पूछे, मैंने वो भी उनको ऑन द स्पॉट दिए। उन्होंने मेरे से मेरे लैपटॉप का पासवर्ड पूछा, मैंने उनको ऑन द स्पॉट दिया। ऐसा भी नहीं कि मैंने उनको कोई बहाना लगाया हो कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, बिकॉज आई हैड नथिंग टू हाइड। मैं इदारे के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि इदारा ये सोचे कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। फिर भी फोन ऐसे ही देख मेरा लेना। 23 दिन का रिमांड लिया गया। वो सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने पहले 23 मिनट के अंदर दे दी थी। कई घंटे गुजर जाते हैं और तमाम ऑफिसर्स मेरी इंक्वायरी लेके चले जाते हैं, सिवाय एक के अच्छा। जो मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब। मेरे इतना आईओ के मोटा अलावा दिखाया जब उसको तमाम यार। ऑफिसर्स चले जाते हैं तो एक प्राइवेट बंदा बाहर से अंदर आता है। तो आईओ मुझे कहता है कि तुझे पता है कि तेरे पे FIR होने वाली है। हाँ। मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि मेरे पे केस क्या है और क्या FIR है और मैंने किया क्या है। तो वो जो प्राइवेट बंदा था जो बाद में आया था ना, वो कहता कि यार तेरे बहुत बड़े मामला आते हैं, तेरा बहुत बड़ा मैटर है, तेरे पीछे ISI है, तेरे पीछे MI है, तेरे पीछे क्या क्या एजेंसियां MI? तुझे पता ही नहीं है कि तुझे क्या MI क्या है। है? तो वो मेरे पे ये इंप्रेशन मुंबई डाल रहा कि हर इदारा जो है वो मेरे पीछे पड़ गया है। साथ ही कहता कि लेकिन अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मतलब पैसा? मेरा तो काम ही कोई नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ, फैमिली को टाइम दिया, बेगम को टाइम दिया, एक आधे दोस्त को टाइम दिया, जाके ब्लॉग वगैरह कुछ बना पता लिया, ही नहीं है घर इनके आए साथ क्या हो सो रहा है। दैट्स इट। इसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। मेरे माइंड में 100 सवाल आना शुरू हो गए, लेकिन मेरे पास जवाब किसी का नहीं था। खैर उन्होंने मेरे पे FIR दे दी, मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैंने जिंदगी में कभी हवालात नहीं देखी थी। उस रात मैं नहीं सोया, मैं जागता रहा, रोशनी होगी। हवालात में सिर्फ एक ही लड़का था, मैंने उससे भी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की। सुबह 10-11 बजे के करीब एक बंदा आया, उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे कोर्ट ले गए कि आपको जज साहब के सामने पेश करना है। चलो, मेरी अगले family दिन में ले से गए, किसी अच्छी बात बंदे है। ने आज तक कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस स्टेशन, कोई हवालात, कोई थाने, उनमें से किसी चीज़ का उनको नहीं था पता। जज साहब ने 2 दिन का रिमांड दे दिया। मुझे तो रिमांड का मतलब ही नहीं था। 2 दिन का मुझे दे भी हथकड़ी दिया? लगा के फिर से NCCI ऑफिस ले जाते हैं और मुझे हवालात में बंद कर देते हैं। उससे नेक्स्ट डे की बात है, मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। एडिशनल डायरेक्टर NCCI सरफराज चौधरी साहब वो अचानक कमरे में आते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं कि ए मुंडाई। आईओ कहते हैं हाँ जी। कहते हैं इसको लेके आओ मेरे पास। आईओ हथकड़ी पकड़ता है, मेरे हाथ पे लगाता है और कहता चल। मुझे जब हथकड़ी लगा के एडिशनल डायरेक्टर रूम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा कि सर मैं किसी Country एप्लीकेशन head? का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ हैं? गालियाँ। भाई ये कैसा ऐड है? किधर से आता है पैसा तेरे पास। मैंने कहा सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उधर एडसेंस अभी मैं बात कर ही रहा होता हूँ। कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो। ओ, क्या करता है तुम्हारा बैटिंग बाप? ऐप से। मैंने कहा जी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं। तो कहता तुम इतने क्यों हो। ओह। मैं चुप रहता हूँ। वो चीख के बोलते, कहता बोल। मैंने कहा जी सर मैं सिर्फ वीडियोस बनाता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। माँ बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। तो कहता मुंह ते कर, मुंह ते कर। अभी मैंने मुंह पर किया नहीं था। वो जोर से चीख के कहता मुंह ते कर। अभी मैंने वो मुंह पर किया ही था, उसने मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहाँ पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया? सही मैं ये में, सोच ही क्योंकि रहा ये था तो उसने भाई मुझे लॉयर दूसरा का थप्पड़ काम है लगाया। सब केसेस मुझे माँ हैंडल बहन करना। की गालियाँ दे ही जा रहा है। मैं अपना मुंह नीचे करके खड़ा फिर हूँ अपना लॉयर हायर किया होगा फिर। तो मेरे थप्पड़ इधर लगता था, फिर वो कहता था मुंह पर कर, फिर मेरा थप्पड़ इधर लगता था। वो मार ही गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मुझे थप्पड़ कितने मारे हैं। फिर वो मुझे कहता कि अपनी टांगे बैंड कर। मैंने अपनी टांगे बैंड कर ली। कहता हाथ ऊपर कर। मैंने अपना हाथ ऊपर कर लिया। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है, जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक हाथ में सिगरेट होती है। वो उस बच्चे से पूछता है कि डकी भाई को जानते हो। वो बच्चा कहता है जी। वो बैक कैमरा ऑन करता है, मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं। वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता डकी भाई। तो कहता कि तुम इसके प्रोग्राम देखते हो। कहता जी। वो पीछे जो प्राइवेट मुलाजिम खड़ा होता है, जो बहुत जोर का पीछे थप्पड़ मारता है। बच्चे के सरफराज सामने? चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम। कहता नहीं। कैसा गंदा बाप है वो। चलो फटाफट इसको गालियां दो। बच्चा कहता है कि बच्चे से गालियाँ सरफराज दिलवाई। मुझे चौधरी लगा कहते बच्चा हैं, बोलेगा छोड़वा दो प्लीज। हाँ। का बच्चा। सरफराज चौधरी साहब कहते हैं और कौन है क्या भाई ये बच्चा? चौधरी साहब? अरे बाप सही में कैसा घटिया है। थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे। वो वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो और
ये मैं क्या बताऊँ यार। खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ और किस तरह इससे निकलूँ। मैंने क्या किया ऐसा? खैर वो व्लॉग्स सरकार का को भी इससे कहता है कि क्या इसको ले लेना? जाओ, इसकी तरीके से तफ्तीश करो। जबकि मैं डे 1 को आया हूँ, मैं सब कुछ मोबाइल का पासवर्ड, मैंने लैपटॉप के पासवर्ड, मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज़ नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं था कर रहा, इसलिए हमने मारा है। वो तब भी नहीं मार मुझे एक सकते। बंदा आके दिखा दे यार। रो ही जा रहे हैं यार। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया मैंने, पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। मुझे ऊपर ले गए, मेरे से एक बंदा मिलने आया हुआ था, जावा फूड्स, मेरा एक जाने वाला है जिसने हमारे घर में, जब हमारे घर में दावत थी तो उसकी केटरिंग की थी। ओह। अब क्योंकि मुझे फ्रेश मार के ऊपर लेके गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे, तो वो जब मिलने आया हुआ था वो अचानक अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने मेरी तरफ देखा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे किसी ऑफिसर से बातचीत है, आप उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे मारे कम, या मुझे तब मारे जब मैं आपको कुछ छुपा रहा हूँ या आपको कुछ गलत बता रहा हूँ। बेचारा तब कह रहा मार लो, मारे लेकिन मुझे कम, मारे कम। ये नहीं कि नहीं मारे। नहीं मारे, कम मारे। वो बड़ा परेशान हुआ, वो बाहर चला गया, कुछ खाने को मेरे लिए लेके आया था, पिज्जा या कोई बर्गर लेके आया था। बाहर जाके मुझे नहीं पता कि उनके जानने वाले थे जुनैद सलीम जो एंकर हैं, उन्होंने कहीं उनको बात बता दी। जुनैद सलीम साहब ने जो है वो अपने पॉडकास्ट के अंदर इसका जिक्र कर दिया कि मेरा एक जानने वाला वहाँ पे गया तो डक्की भाई इस हालत में था। तो जुनैद सलीम साहब ने जो है वो इस चीज़ का पॉडकास्ट दे दिया। ज़ेरे हिरासत जब डक्की भाई थे तो कुछ लोग उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि आप पिज़्ज़ा खाएंगे, तो डक्की भाई जवाब में उनके पाँव पड़ गया जो उनसे मिलने आए थे, और बिलक बिलक के रोने लगा और कहने लगा पिज़्ज़ा को छोड़े, उनसे कहे मुझे मारें कम। ये नहीं कहा कि मुझे ना मारें, मगर मुझे मारें कम। सेम वही बात हम कह जो रहे। फिर मेरे लिए अंदर प्रॉब्लम हुई, मुझे फिर इस बात पे डांट पड़ी कि मैं आगे बात आउट कर रहा हूँ। खैर मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने अब बोलना ही नहीं, मुझे जितना मर्जी मारे, Oh my God। मैंने किसी को नहीं बताना। मुझे हवालात में वापस बंद कर दिया इन्होंने। डक्की को थप्पड़ किसने मारा था? थप्पड़ वो एहलकारों ने मारा था। थप्पड़ वाली एडिशनल डायरेक्टर ने भी मारा था, मैं आपको बताता हूँ जी। डक्की भी आगे बताएगा कि मुझे चपेड़े किसने मारी थी, और वो बेचारा एक बात कहता था कि यार मुझे मारो ना, मैं कॉपरेट तो कर रहा हूँ, मुझे मारो ना। जब इसको पेश करने लगे थे डक्की को, तो भाई वो आपको बताया था कि मैं इसको थप्पड़ मार के लाया हूँ। हाँ, तो वो थप्पड़ मार के लाए, वो मारते थे इसको। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज जो मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उनका जो फ्रंट मैन था, उसको सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ था कि वो मेरे से पैसों की डिमांड करे। उसने तब मेरे से पूछा कि यार तू बेवकूफ़ है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता यार तेरे पीछे आने वाला कोई नहीं। मैंने कहा यार मेरी फैमिली कभी इन चक्करों में पड़ी नहीं है। तो कहता नहीं तू बेवकूफ़ है, तुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे अपना मसला नहीं हल करना। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हैं। कहता कि तेरा कोई दोस्त पीछे आने वाला, कोई तेरा भाई, कोई तेरा आउट ऑफ कंट्री कोई दोस्त रहता हो, कोई तेरे पीछे आने वाला नहीं। मैंने कहा कि मेरी तो बातचीत ही नहीं है किसी से, तो मैं किसको क्या कहूँ। तो कहता कि ये जो तेरा आईओ है ना, सारी गेम इसके हाथ में, इसने जो लिखना है तेरे साथ वही होना है, तो तू अगर इसके साथ ताउन करेगा तो तेरा मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात। कहता कि भाई लगता है तुझे सारा पैसा कब्र में लेके जाना है, मसला हल करो। मैंने कहा मैं इन चक्करों में कभी भी नहीं इनकी पड़ा, कब्रों में मुझे नहीं डालो। पता कि क्या पैसे कितने लगते हैं, क्या होता है, मुझे नहीं पता। आप मुझे बताओ आप कहना क्या चाह रहे हो। कहता कि तेरा जो मसला है ना वो 7-8 के अंदर हल हो जाएगा। करोड़? मुझे लगा कि कोई 7-8 लाख की बात कर रहा है कि कोई 7-8 लाख के अंदर मेरा 7-8 मसला लाख डक्की हल भाई हो से तो जाएगा। कोई नहीं मैंने कहा, मांगेगा। 7-8 लाख? बंदा देख के कहता नहीं पैसे तू मांग लाखों रहे में ही रही। मैंने कहा 7-8 करोड़। कहता तो और। मैंने कहा इतने तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे रिसेंटली कुछ बहुत ज़्यादा खर्चे हुए हैं, मैंने आगे भी बहुत सारी मेरी स्पेंडिंग है, मेरे 100 और काम है, मेरे पास नहीं है। कहता बस फिर तो इधर ही पड़ा रहा है। मुझे वहाँ से आइडिया हो गया कि इस बंदे का काम सिर्फ और सिर्फ मेरे से पैसे मांगना है। जब मैं एनसीसीआई की कस्टडी में था, आप लोगों ने शायद 3,26,000 USDT की बात एडिशनल डायरेक्टर के पॉडकास्ट में सुनी होगी। 3,20-25,000 USDT वो इसके डिजिटल वॉलेट में से हमने अनर्थ करके कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। हमने इसके डिजिटल वॉलेट में से वो अपने वॉलेट में जो सरकार का होता है
उसमें अनर्थ करके प्रॉपर उसको फर्द मकबूजगी बनाकर कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने दर्जनों Legal भी पॉडकास्ट तो दे सकते के ये हैं। बताया कि 3,26,000 USDT जो है वो हमने इससे बरामद कर लिए हैं। मैं आपको उसकी असल स्टोरी बताता हूँ कि वो क्या है। हवाला से मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाते हैं कोई शाम के 7 बजे के करीब। आइयो मुझे कहता है कि अपना बाइनेंस का अकाउंट खोल। मैं अकाउंट खोल देता हूँ। मेरे अकाउंट के अंदर कुछ ट्रेड चल रही होती है जो मेरी सारी लॉस पे गई होती है, क्योंकि उस दौरान बिटकॉइन नीचे गया हुआ था। वो सारी ट्रेड मेरी लॉस में क्लोज करता है। मेरी फ्यूचर्स की ट्रेड सारी लॉस में क्लोज करता है। मेरा पर्सनल नुकसान करता है। सारे टोकन जो मेरे पास डॉज, बिटकॉइन, इथेरियम, मेरे पास दर्जनों टोकन और पड़े हुए थे, वो सारे क्लोज करके उसको USDT में खुद कन्वर्ट करता है और वो कहता है कि ये USDT ट्रांसफर कर। मैंने कहा सर इसकी क्या वजह है, आपने मेरा पर्सनल लॉस भी कर दिया है। कहता है कि तुझे अपना मसला हल करना है या नहीं करना। मैंने कहा कि सर लेकिन ये 3,26,000 USDT आपने ट्रांसफर क्यों करना है? जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है आपके सामने, अकाउंट मैंने आपको दे दिया, उसका जीमेल मैंने आपको दे दिया, पासवर्ड मैंने आपको दे दिया, आपने ट्रांसफर इसको क्यों करना? पाकिस्तान में बिटकॉइन इलीगल है क्या? मेरी 15 मिनट उनके साथ बहस चलती रही कि सर ये पैसे ज्यादा हैं, मुझे आप थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें ताकि मैं मेंटली रिलैक्स रहूं, मुझे थोड़ा सा बता दें कि ये ट्रांसफर आपके पास क्यों करना है। वो मुझे आगे से ये कहता था कि यार लगता है तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं है। बीच में उसने मुझे बहाने लगाने शुरू कर दिए, यार क्योंकि तू हमारी कस्टडी में है कि तेरा अकाउंट की हैक ना हो जाए, जब तू यहाँ से फारिग होगा तू मुझे बता दी, मैं तुझे सेंड कर दूंगा। आइयो ने मुझे इस तरह की कहानी सुनाई शुरू कर दी। उसने मुझे एक अपना वॉलेट एड्रेस दिया, उसने कहा कि ये सारे पैसे इस पे ट्रांसफर कर। इसने मेरे से जबरदस्ती मेरा फेस आईडी, मेरा ऑथेंटिकेटर सारा लगा के इसने मेरे से जबरदस्ती 3,26,000 USDT, जिसकी PKR के अंदर वैल्यू बनती है 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। अब माय गॉड, FIA का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NCCIA का 9 अकाउंट? करोड़ PKR? क्या वो इंडिया के भी 3 करोड़ तो हो गए। सिंध हुकूमत या किसी KP की हुकूमत या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे की हुकूमत का अकाउंट था? नहीं। क्या वो NAB का अकाउंट था? नहीं। क्या वो स्टेट बैंक का अकाउंट था? नहीं। क्या वो कोई ऐसा अकाउंट था जो कोर्ट की तरफ से जिसकी अप्रूवल मिली हो? नहीं। वो मेरे आईओ असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज साहब का अपना पर्सनल अकाउंट था जिसके अंदर इन्होंने मेरे 9 करोड़ रुपया एस्टिमेटेड ट्रांसफर करने के बाद इन्होंने वापस मुझे हवाला में बंद कर दिया। कोई रिसीविंग नहीं दी, मुझे उसकी कोई रीजनिंग नहीं दी, कोई सबूत ही नहीं है इस चीज़ का कि इन्होंने अपने पास ट्रांसफर किया। 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, बिटकॉइन में सबूत रहता है। एक ऑफिसर एक मुलजिम को छोड़ने आते हैं हवाला, मैं फटाफट उठ के उससे पूछता हूँ, मैंने कहा सर आपके इस NCCIA इदारे के अंदर जब कोई क्रिप्टो का कोई रोला चलता है, कोई USDT का कोई रोला चलता है, तो उस पे क्या होता है? क्या उसको ट्रांसफर कर लिया जाता है? कहता मैंने कभी ऐसा सुना तो नहीं है। कहता क्यों, क्या हुआ है? मैंने उसको बताया। मैंने कहा आईओ ने मेरे 9 करोड़ रुपया USDT ट्रांसफर कर लिया अपने पास। कहता अच्छा, तो उसने आपको कोई रिसीविंग दी है? मैंने कहा नहीं। कहता ऐसा होता तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप कहते हो तो मैं किसी से पूछ लूं। मैंने कहा जी पूछ ले, मैं बड़ा टेंशन में हुई। उस पूरी रात मैं नहीं सोया। अगले दिन सुबह के कोई 10-11 बजे के करीब एक बंदा आता है, मुझे लेके जाता है ऊपर ऑफिस में, मुझे इतनी जोर का वो थप्पड़ लगाता है, मेरे ख्याल से मेरे पूरे 3 महीने के अंदर सबसे ज्यादा जोर का थप्पड़ वो वाला थप्पड़ था जिसकी मैं अभी बात, क्योंकि वो मुझे बता के नहीं लगाया जाता, वो मेरे पीछे से लगाया जाता है, जो आ रहा है वो मार रहा है। इतना बड़ा उस बंदे का हाथ होता है, मुझे इतनी जोर का थप्पड़ लगाते हैं, मेरे यहाँ से मेरे ज़हन का मवाद, अंतरियाँ सारी मेरी आंखों से बाहर निकलने को करी थी। मैं इवन एक पॉइंट पे मेरा विजन ब्लरी हो गया है, मेरा विजन काला हो गया है, मैं बेहोश हूँ, इतनी जोर का वो थप्पड़ था। उसने कहा कि हर चीज बतानी जरूरी होती है। मैंने कहा कि सर मेरे 9 करोड़ रुपया आप ट्रांसफर कर लो, मुझे उसकी कोई रीजनिंग ना दो, मुझे उसकी कोई रिसीविंग ना दो, मैं अपना मुंह कैसे बंद रखूं? इतनी सी बात पे उसने मुझे फिर से एक और थप्पड़ लगाया। मुझे आईओ के पास ले गया। आईओ कहता कि यार तुझे अपना मसला हल करने का शौक नहीं है? एडिशनल साहब बहुत नाराज है। मैंने कहा सर आपने 9 करोड़ रुपया मेरा ले लिया है, अभी मैं बात कर ही रहा था तो उसने इशारा किया कि इसको बंद कर दो। अब मुझे बंद कर दिया वापस हवालात में। कुछ टाइम के बाद जब मुझे फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए तो ये जो मेरी 9 करोड़ रुपया जो इन्होंने ट्रांसफर किया है 3,26,000 USDT, ये बात पूरे डिपार्टमेंट के अंदर फैल चुकी थी। ये अच्छी बात है। हर ऑफिसर को पता है, हर आईओ को पता है, डिपार्टमेंट में हर एक बंदे को पता लग गया था कि ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो शुएब रियाज आईओ के अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। आईओ ने सोचा इसने बात आउट कर दिया है, सबको पता लग गया है। इन्होंने फटाफट क्या किया, उसकी रिकवरी डाल के कोर्ट में पेश कर दिया कि ये देखो हमने ये पैसे बरामद किए हैं, पकड़ा गया। से वो ट्रांसफर अपने पास नहीं किए थे, इनकी ये इंटेंशन है कि पैसा हम अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर इसमें से कोई इसको 20-30% वापस दे के इससे डील करेंगे। ये इनकी शुरू की इंटेंशन थी, लेकिन मैंने डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी। मैंने मार खा ली इसके बदले। मैंने कहा मुझे मारो जितना मारना है। सही बात है। अब तो क्या कर दी, ये लोग घबरा गए, इन्होंने फटाफट रिकवरी डाल दी, जिसकी वजह से मजबूरन एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब को दर्जनों पॉडकास्ट मजीद देने पड़े कि 3,26,000 हमने इस बंदे से बरामद कर लिया है, जबकि वो बरामदी की नीयत से ट्रांसफर नहीं किया गया। हाँ वो तो मैंने डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी, तो फिर आपको स्टोरी बनानी पड़ी। 3,20,25,000 USDT कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर दिए। जब मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से लेके गए तो वहाँ पे एक और बंदा मैं आप लोगों को उसका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग उसका नाम रख लेते हैं बिग ब्रदर। ये बिग ब्रदर जो है, आपने वीडियो के एंड तक
याद रखना है। वो अपने किसी काम से आया था, उसने मुझे देखा, उसने मेरे से पूछा कि यार डक्की तेरे पे केस क्या है? मैंने कहा एप्लीकेशन प्रमोशन का केस है। तो कहता कि तेरा मैटर कहाँ तक पहुँचा है? मैंने कहा कि मैं तो पूरी तरह ताउन कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ इनको दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि इनको अब मेरे से और क्या चाहिए, लेकिन मैं तो पूरी तरह इनके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। तो कहता अच्छा। इसने उसे सर हिलाया और कहता कि क्या ये लोग तेरे से कोई पैसे भी मांग रहे हैं? अब क्योंकि मैं उस बंदे को पहली बार मिला हूँ, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, मैंने उसको कहा कि नहीं, मेरे से कोई पैसे नहीं मांग रहा। उसने ऐसे सर हिलाया, कहता अच्छा चल ठीक है, अच्छा लगा तेरे से मिलके। वो अपने कामों में लग गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने फिर से मुझे जेल में हवालात में बंद कर दिया। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि हम इससे पैसे लें, हम इससे पैसे का पूछें। जब इनको आइडिया हुआ कि मैं इनको किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं कर रहा, इन्होंने बहाने से मेरी फैमिली को बुला लिया और मेरी अम्मा, उनको ये कह के बुलाया गया कि मेरी उनके साथ मुलाकात है। मुझे जब हवालात से ऊपर लेके गए तो उनसे मिलना है। अरूब बैठी हुई थी और उसकी इंटेरोगेशन हो रही थी। उसका मोबाइल जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में था। और मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुएब रियाज साहब से पूछा कि ये आपने इनका मोबाइल क्यों लिया? तो कहता कि इन पे भी FIR होगी। तो अरूब घबरा गई, उसने कहा मेरे पे FIR क्यों होगी? उसने कहा कि आपने तो हमें साथ से मिलने के लिए बुलाया, मुझे और मामा को के साथ से मुलाकात हो जाएगी। तो कहता कि नहीं, FIR हो ना हो, ये जो आपके शोहर की FIR है इसी में बड़ी जगह है, हम आपको इसी में नामजद करें। घबरा गया, देखा मैंने इशारा किया कि मैंने कहा बैठ जाओ, चुप होके बैठ जाओ, बस ये वक्त गुजारो, बस इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। खैर वो अरूब से कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछने शुरू कर दिए। मैंने यही कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी अरूब को वापस भेज दूं घर। उसका मोबाइल वापस मिले ना मिले डजंट मैटर, वो घर जाए। आईओ ने अरूब का मोबाइल रख लिया। मैंने अरूब को कहा कि अब तुम घर जाओ, तुमने वापस नहीं आना। जब अरूब घर गई है तो उसने जब वकीलों से डिस्कस किया तो वकीलों ने कहा कोई बात नहीं, हम प्री अरेस्ट बेल करवा लेंगे। तो अरूब ने कहा ओके। अगले दिन उन्होंने जाके प्री अरेस्ट बेल करवा ली। जब उन्होंने प्री अरेस्ट बेल करवाई तो प्री अरेस्ट बेल की खबर पहुंच गई इदारे में, NCCI ऑफिस में, आईओ के पास और सरफराज चौधरी एडिशनल डायरेक्टर के पास। इन्होंने फिर से मुझे कहा कि अपनी फैमिली को मीटिंग के लिए बुलाएं। मैंने घर वालों को कॉल की क्योंकि उसकी प्री अरेस्ट बेल हो चुकी थी। मैंने कहा चलो अब इसको खतरा नहीं है और इसका मोबाइल भी उनके पास है, तो नहीं इसकी गलती थी, मैं बुला लेता हूँ। नहीं बुलाना जो है मेरे घर कॉल करवाई। मैंने कहा कि अम्मा वो बड़े अफसरान, एडिशनल डायरेक्टर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आप बुला रहे हैं, तो बाकी घबराएं ना, कोई इस तरह कोई नेगेटिव मीटिंग है इस तरह का कुछ नहीं है, तो आ जाए। मेरी माँ और अरूब प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद एडिशनल डायरेक्टर रूम में आ गए। सरफराज चौधरी साहब कहते जतोई साहिबा आप अपने आप को क्या समझती हैं, आपने प्री अरेस्ट बेल करवा ली है? तो अरूब ने कहा जी। तो कहता अच्छा करवाएं, जो आपने करना करें। 5 रुपए का एक नया सफ़ा आता है, हम एक नई FIR लिखेंगे और आपको पकड़ लेंगे। अरूब मेरी तरफ देख रही है कि ये क्या है, किस तरह की मीटिंग है। मेरी माँ परेशान, लाल उनके चेहरे हो गए थे सबके। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने फिर अपना मोबाइल खोला, वहाँ WhatsApp खोला, उन्होंने ऊपर लिखा जज, और ऐसे मेरी माँ को और मेरी वाइफ को लिस्ट दिखाई ऐसे स्क्रॉल करके, मेरा इस जज से भी ताल्लुक है, मेरा इन जज से भी ताल्लुक है, मेरा इस जज से भी। नेक्स्ट लेवल करप्शन है भाई। जब वो इस तरह जजेस की लिस्ट दिखा रहा था तो उसने बड़े ऊंचे अल्फाज में बोला कि यहाँ पे जज भी मैं हूँ, यहाँ पे वकील भी मैं हूँ, यहाँ पे सब कुछ मैं हूँ, जितनी आपने प्री अरेस्ट बेल करवानी है करवाएं, नया पर्चे में हम पकड़ लेंगे, हमारे पास कुछ कहने को नहीं। मैंने वहाँ पे सिर्फ सर को कहा कि जी सर आप सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अपने घर वालों की तरफ देखा, मैंने उनको इशारा किया कि प्लीज वक्त गुजारे बस बच्चों। मेरे घर वालों के चेहरे लाल हो गए हैं, मतलब बिल्कुल आप कह लो कि उनके पास कुछ कहने को नहीं थे, दे वर शेकिंग। वो बातें करता गया, हम लोग घबरा गए थे, हमने बस वेट किया कि यार ये कब हमें फारिग करेगा। जब उसने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, मैं, अरूब और मेरी माँ जब उस एडिशनल डायरेक्टर रूम से बाहर निकले, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, अरूब की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि यार मुझे बहाने से कहते हैं कि आप लोगों को बुला लो, फिर ये इस तरह की हरकतें करते हैं, डराने धमकाने वाली, ब्लैकमेलिंग, थ्रेट्स। मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ इनका पैसे मांगने का तरीका है ताकि हम डर जाएं, इनको कुछ पैसे दे दें और हमारी जान छोड़ेंगे। तो ये इस तरीके से मुझे, मेरी फैमिली को जहनी अजियत देते रहे हैं, ब्लैकमेल करते रहे हैं। अरूब का राइट बनता है कि वो प्री अरेस्ट बेल करवा के, आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है करें, उसने तो अपना मोबाइल भी दे दिया, 5 रुपए का पेपर आता है, दूसरा FIR, फिर भी आप उसको थ्रेट कर रहे हो कि जी आपने प्री अरेस्ट बेल करवा लिया, कोई बात नहीं, 5 रुपए का नया सफा आएगा, हम आपको फिर अरेस्ट कर लेंगे। और ये आदमी क्या है, किसी तरह टूट जाए और ये जितने पैसे मांगे हम लोग फौरी इनको दे दें। इस दौरान आईओ और उसका जो फ्रंट मैन है, जब उनको पता लगा कि मैं और मेरी फैमिली किसी भी तरह से इनको एंटरटेन नहीं कर रही, कोई पैसों के मामले में लिफ्ट नहीं करवा रही, तो इन्होंने मेरे एक दोस्त से बात की और उस दोस्त को कहा कि इसको मुझे आके कहो
कि ये पैसों से मसला हल होगा। उसकी जो भी गपशप हुई मेरे दोस्त ने वापस आके बताई, कहता कि ये पैसे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा यार इस तरीके से मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ये लोग चाहते क्या है? वो ये कह रहे हैं कि अरूब को हम पर्चे में नामजद ना करें और उस पर कोई नया पर्चा ना दें और उसको अरेस्ट ना करें, उसका वो 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। मैंने कहा भाई इन्होंने मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए, इन्होंने मेरे USDT भी अपनी जेब में डाल दिए, मेरे अब्बा जी का बैंक अकाउंट ब्लॉक है, रहा क्या फिर? मेरी अम्मा जी का बैंक अकाउंट भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया, पापा मम्मी सबका तो अकाउंट ब्लॉक है, इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, जिया का बैंक अकाउंट इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, इवन मुनीब जो अंडर 18 है उसका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। मेरे दादा अब्बू जिनका मैंने आज तक व्लॉग में जिक्र नहीं किया, आज तक उनकी अपीयरेंस नहीं हुई, 80 साल एंड अबव की उनकी उम्र है, उनका बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। मेरे पास 1 टका नहीं है इनको देने के लिए। उनको भी नहीं छोड़ा। सॉरी, उसने मेरी बात सुनी, कहता अच्छा। उसने एज इट इज जब ये बात आईओ को बताई, आईओ आगे से इसको कहता कि इना दे कोल 40-50 करोड़ रुपया सैट नहीं पराउंदा। मेरे दोस्त ने मुझे ये बात आके बताई क्योंकि मेरी फैमिली ऐसे मेंटल टॉर्चर से गुजर चुकी थी। जब मेरे दोस्त ने ये बात मेरी फैमिली को बताई, मेरी फैमिली ने घबरा के कहा कि प्लीज आप किसी और से बात कर लें, अगर वो हमें लोन दे सकता है, कोई उधार हमें दे सकता है तो दे दे। मेरे दोस्त ने, इवन मेरे एक और दोस्त ने उसने मना कर दिया, कहता यार हम नहीं कर सकते, 1 करोड़ पे बहुत ज्यादा है। मेरे दोस्त ने फिर आईओ से बात की, आईओ कहता कि हम 60 लाख से नीचे नहीं लेंगे, अरूब की हद तक, अभी हम डकी की बात नहीं। करोड़ से 60 ये बात जब उसने मुझे आके बताई, मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं 60 लाख, या मेरे पास 60 रुपए नहीं है, सब कुछ इन्होंने ले लिया। अगले दिन मेरी कोर्ट में पेशी थी, मेरा रिमांड लेने के लिए जब कोर्ट में गए तो मेरी फैमिली वहाँ पे आई हुई थी। उन्होंने मेरे से हाथ जोड़ के, रंग उनके उड़े हुए थे, कहा कि साद जो कह रहे हैं इनको प्लीज दे दो। अरूब कांप रही थी, कहती कि मुझे पकड़ लेंगे, मुझे पता भी नहीं है कि इनको कैसे हैंडल करना है, मुझे नहीं पता कि आगे मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे, प्लीज ये जो मांग रहे हैं दे दो। जब मैंने उनकी शक्लें देखी फैमिली की, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे पास 60 लाख रुपए वाकई में नहीं है, आप किसी से बात कर लें। मेरे मामू आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई करके आए हैं, जो हमने इनको ये सारी कहानी बताई है। मेरे एक मामू इधर पाकिस्तान में होते हैं, वो भी आए हैं, उनसे हमें उधार लेना पड़ा कि प्लीज़ हमारी हेल्प कर दें, हमारा ये मसला है, हमें 60 लाख रुपया उधार चाहिए। उन्होंने 60 लाख रुपया हमें कैश अरेंज करके दिया, वो कैश हमने इन लोगों को पहुंचाया। इनको पैसे मेरे भाई ने भिजवाए थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि इनको पैसे पहुंच गए हैं या वो मेरे मामू ने दिए हैं, ये सारी बातों का मुझे बाद में पता लगा। जब इनको पैसे पहुंच चुके थे, अगले दिन मुझे एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने मुझे फिर से कहा कि आप अपनी फैमिली को, अगर आपने मीटिंग करनी है तो आप बुला लें। और नहीं करनी मीटिंग यार, उनको बुला लिया और तब एडिशनल डायरेक्टर साहब का रवैया मेरी फैमिली के साथ टोटली चेंज हो चुका। अच्छा, पैसे आ गए ना तो इट वाज नेवर अबाउट द केस, इट वाज ऑलवेज अबाउट द मनी। वो मेरी फैमिली से बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, मुझे आइडिया हो गया हाँ कि इनको शायद पैसे पहुंच चुके हैं। वो इवन कमरे से चले भी गए थे, उन्होंने कहा अच्छे से बात कर रहे हैं, पैसे पहुंच गए, करनी है तो आप कर लें। जब वो कमरे से गए हैं तब मेरी माँ ने, अरूब ने, मेरे भाई ने सारी कहानी बताई कि किस तरह से मेरे मामू ने उधार 60 लाख रुपया दी है ये सारी कार्रवाई के लिए। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी, मैंने कहा यार आई एम सॉरी कि मेरी वजह से इतना कुछ करना पड़ रहा है सबको। कहती कोई बात नहीं, अल्लाह पाक देख रहा है, इट्स ओके। खैर मेरी फैमिली को 5-10 मिनट दिए हैं मेरे से बात करने के लिए और वो चले गए। अब तक मेरा 16-17 दिन का रिमांड हो चुका था, इतना लंबा रिमांड होता नहीं है। अभी वीडियो में कुछ टाइम पहले मैंने आपको कहा था कि बिग ब्रदर एक बंदा आपने याद रखना है। ये बिग ब्रदर इस बार फिर से NCCI ऑफिस आता है, लेकिन ये इस बार मेरे से मिलने आता है। मेरे से पूछता है कि किधर तक पहुंचा तेरा केस। मैंने कहा कि सर मेरी तरफ से तो मैं सब कुछ दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि इनका क्या इरादा है। तो मेरे से पूछा कि यार इतना लंबा तेरा रिमांड क्यों हुआ है। मैंने कहा सर नो आइडिया, जबकि मैं इनको सब कुछ दे चुका हूँ। इनके पास मेरे सारे मोबाइल हैं, नामजद किया है, सारे ईमेल पासवर्ड लिए मैं, सब कुछ इनके पास है, ये फिर भी मेरा रिमांड डिमांड करते हैं। कहता अच्छा तो इन्होंने पैसे की बात की है तेरे से, क्योंकि मैं उस बंदे पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं था करता। मैंने कहा नहीं, इन्होंने मेरे से कोई पैसे की बात नहीं। कहता किसी ने इशारा दिया हो, किसी ने इनडायरेक्टली जैसे डिमांड की हो, या किसी ने कहा हो कि मेरे को लग रहा है ये बंदा अच्छा है, हेल्प करना चाहता है। फिर वही बात कि मुझे नहीं था पता कि वो बंदा कौन है। मैंने उसको कहा कि नहीं, उसने मेरी तरफ देखा ऐसे, कहता आर यू श्योर, उसको मतलब पता है। हाँ वो चाहता था ये मुंह से बोले, देख ले अगर कुछ ऐसा है तो तू मुझे बता सकता है। फिर वही बात आ गई क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कहता ठीक है, गलती। वो चला गया। मेरा 23 दिन टोटल रिमांड हो चुका था। जो मैं आप लोगों को ये भी बताना चलूँ कि NCCI की हिस्ट्री में इतना लंबा रिमांड नहीं हुआ। इवन एक पॉइंट पे मैं इतना तंग आ गया था इनसे कि मैंने खुद ही जज साहब के सामने कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपनी तसल्ली पूरी कर लें, इन्होंने जो मेरी इन्वेस्टिगेशन करनी है करें, अगर ये रिमांड मांग रहे हैं इनको रिमांड दे दें। मैं इतना तंग आ गया था, मैंने जज साहब के सामने खुद ही बोल दिया कि यार रिमांड ले लेंगे। 23 दिन रिमांड के बाद भी इन्होंने 30 लाख रुपया मेरी फैमिली से
मुझे जुडिशियल करने का लिया। मतलब एनसीसीए ऑफिसर्स ने मुझे जेल भेजने के लिए मेरी फैमिली से पैसे लिए। मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार ये आईओ से पूछो कि अब क्या इस पे मेरे साथ करना है। कहता कि मैंने बात की है। वो ये नहीं कह रहा कि अब आपकी बेल करवानी है, वो ये कह रहा है कि हमने 4 पर्चे मजीद रेडी किए हैं, वो 4 पर्चे हम डकी भाई पे ना दें, उसका 1.5 करोड़ रुपया वो मांग रहे हैं, जिसमें से एक पर्चा इन्होंने कोई लड़की रिलेटेड रखा हुआ। और जो हर एक चीज का पैसा मांग रहे हैं। बर्बाद, मैं टूट चुका था। मैंने अपने दोस्त को कहा तू इनको ब्लॉक कर दे बस, और तू जा, इनको को 4 पर्चे देने 400 दें, टका नहीं देना। इस तरह तो इनको आदत लग जाएगी। हाँ। फिर ये कहेंगे कि जी अब हम डकी भाई को फायर ना मारने का उसका 5 करोड़ रुपया लेंगे, सही बात है। घर की बत्ती बंद कर देंगे, घर में अगर आप चाहते हो कि बत्ती आए उसका 50 लाख रुपया निकालो, पानी बंद कर देंगे, फिर कहेंगे घर में पानी आए उसका 40 लाख रुपया निकालो। तो इन हरकतों पे आ जाएंगे फिर। हाँ, अगर आप डालने का 50 लाख एक आधा फैमिली का अकाउंट छोड़ देते तो मैं आपको पैसे कहीं से तो दे, एटलीस्ट हमारी फैमिली जो है मकरूज तो ना होती। इतना मोटा मेरा चलान पेश किया है। मुझे एक ऑफिसर उस चलान के अंदर एक सफ़े की एक लाइन का एक लफ्ज दिखा दे कि मेरे उसमें बाप का क्या रोल है, क्योंकि आप लोगों ने उनका अकाउंट बंद किया ना, उनका क्या रोल है मुझे उस सफ़े के अंदर दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरी माँ का क्या रोल है वो मुझे दिखाएं। उस चलान के अंदर मेरे दादा अब्बू का क्या रोल है, मेरे किसी और फैमिली मेंबर का क्या रोल है मुझे दिखाएं। आपने उनको मकरूज कर दिया, कर्जे ले लेके अब उनको एनसीसीआई के ऑफिसर के पेट भरने हैं, उनको डिप्रेशन में डाल दिया, ये कह के कि पता नहीं उनके पीछे ISI-MI लगी है। मेरे फादर एक हार्ट पेशेंट है, उनके हार्ट की सर्जरी होनी थी। मैंने अपनी माँ को, अरूब को, ज़िया को सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने एक तो ये अब्बा जी का ख्याल रखना है, दूसरा इनको कोर्ट में नहीं आने देना, ये मेरे पास एक बार भी जेल में ना आए, क्योंकि मुझे पता है उनकी हार्ट की क्या कंडीशन है। वो बेहोश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम उनकी सर्जरी के हमारे पास पैसे नहीं थे, वो जो पैसे हमने उनकी जो सर्जरी के लिए देने थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब कर्जा लेके हम एनसीसीए के ऑफिसर्स का पेट भर रहे हैं। ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहाँ पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या करूं। मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। और ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी, सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी। मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। दिल नहीं है ना। पे मेरी फैमिली को ले आए थे, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट पे लेके जाते थे कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में बोल ना दूं। जिस्मानी रिमांड पे FIA के पास जाना है, वो शक्ल देखो कैसी कर दी है। जेल जाना है, तो क्या तो बोलने कोई मसला नहीं है आज। कि भाई आप यूट्यूबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लॉस्ट लग रहे हैं, लॉस्ट। कुछ बात नहीं करेंगे। ताहम आज जो है वो बात तो नहीं करने दे रहे, लेकिन डकी भाई को जो है वो सुबह सवेरे जो है आज अदालत में पेश किया गया है। चाहिए था, गलत कर रहे हैं कर सकते डकी भाई। इससे पहले भी हमने जब इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश की है, ये अंदर जो प्रेशर हो रहा होगा इनके ऊपर, एहलकारों की जानिब से जो वो मना कर दिया गया है कि वो किसी भी किस्म से जो है वो गुफ्तगू नहीं करेंगे। डकी भाई कुछ कहना चाहेंगे? डकी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई कुछ तो बोलिए। बहुत कुछ कहना मना नहीं किया, बोलेंगे लॉयर्स ने मना किया कि भाई सारी तो आपने तहकीकात के बारे में आपने ताउन किया, उसके बावजूद क्यों ही कहा? मेरी गिरफ्तारी के लेके जा रहे हैं। जब मुझे जज साहब के सामने पेश किया तो फाइनली मैं जुडिशियल हो गया। जुडिशियल का मतलब यह है कि अब मैं जेल चला जाऊंगा। जज साहब ने ऑर्डर लिख के दिया कि हमने बंदा जुडिशियल कर दिया है। अब जुडिशियल करके कोर्ट से बंदा डायरेक्ट जेल नहीं जाता, कोर्ट से एक बार एनसीसीआई ऑफिस वापस आता है, वहाँ पे उसके कुछ पेपर्स रेडी होते हैं, उसके बाद उसको जेल भिजवाया जाता है। तो जब मैं कोर्ट से एनसीसीआई ऑफिस वापस आया, वही बिग ब्रदर उधर मौजूद था। मेरी तरफ देख के बता दो सच यार, डकी तेरे से पैसे किसने लिए? मेरा दिल इधर मुंह में आ गया। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब क्योंकि उसने मेरे से डायरेक्ट पूछा कि तेरे से पैसे किसने लिए हैं, उसने मेरे से ये भी नहीं पूछा क्या तेरे से कोई पैसे ले रहा है, उसने मेरे से कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए? मैंने कहा कि जी ये शुएब रियाज और उसकी टीम ने, इन्होंने जो है वो पैसे ऊपर हायर अफसरान को भी पहुंचाने हैं। कहता अच्छा कोई डिटेल है तेरे पास? मैंने कहा कि सर मैं तो इनके साथ हवालात में था, जेल में, सेल में, तो मेरी सिर्फ फैमिली को पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। फैमिली 5-10 मिनट के लिए मेरे से मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत छोटा छोटा मोटा मोटा बताया, ज़्यादा डिटेल का मुझे नहीं पता। तो फिर उसने पूछा कि कितने पैसे लिए हैं? मैंने कहा जी 60 लाख रुपए लिए। वो भी मेरी वाइफ को नामजद करने का कह रहे थे कि जो मेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वाइफ को अरेस्ट ना करें तो ये 60 लाख रुपया पहुँचाएँ। तो वो हमें 60 लाख रुपया उसका हमने दिया। उसने कहा ठीक है तू जेल जा, लेकिन उससे पहले कहीं से कॉल करवा और अपनी फैमिली को कह कि तेरा एक दोस्त मिलने आ रहा है, उससे मिलने। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहीं से मोबाइल अरेंज किया, मैंने फटाफट मामा को कॉल की, मुझे सिर्फ मामा का नंबर याद था। मैंने को कहा कि मेरा एक दोस्त आएगा, उससे मिलने। बिग ब्रदर वहाँ से चला गया। 5-10 मिनट के बाद मुझे भी पुलिस के डाले में बिठाया,
और मुझे जेल ले गए। डक्की भाई को जो है तकरीबन 22 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने गुज़श्ता रोज जो है डक्की भाई को जुडिशियल रिमांड पर जो है वो जेल भेज दिया। देख सकते हैं कि डक्की भाई को जो है वो जेल मुंतकिल किया जा रहा है। 9 सितंबर 2025 को मुझे जेल भेज दिया जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में वहमो गुमान में भी नहीं सोचा होना कि मेरी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा। जब मैं जेल जाता हूँ सबसे पहले तो मेरी चेकिंग होती है, बालों के अंदर, अंडर आर्म्स, आपकी नाक के अंदर भी देखते हैं, वो आपके कान के अंदर, आपके मुंह के अंदर, आपके लिप्स ऊपर करके, आपकी ज़ुबान निकाल के। चेकिंग होने के बाद मुझे लेके जाया जाता है मेरे सेल की तरफ, जिसको जेल की ज़ुबान में चक्की कहते हैं। जेल के सेल का साइज़ आप ऐसा समझो कि कुछ 6 से 7 टाइलें हैं ना, उतना साइज़ होगा। Oh my God, या फिर एक किंग साइज मैट्रेस अगर एक अंदर पड़ा हो तो वहाँ पे और मजीद जगह नहीं है। ये जेल के सेल का साइज होता है। कॉर्नर पे जो है वॉशरूम लगा होता है जो कवर्ड नहीं होता, उसके आगे एक छोटी सी दीवार लगी होती है, यानी कि अगर आप खड़े हुए हो तो बाहर से देखने वाला बंदा आपको नंगा देखेगा, लेकिन अगर आप वॉशरूम करने के लिए बैठे हो तो आपके चेस्ट से ऊपर जो है आप विजिबल होगे, नीचे आप कवर्ड होगे। इस हद तक बस दीवार होती है वहाँ पे, उसी के ऊपर जो है वो एक दीवार क्यों नहीं बनाई, ईंटें कम रह गई। मैं जब अपने सेल में आता हूँ तो शाम हो जाती है, मुझे सेल में लाते ही लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि मेरा नया नया एक्सपीरियंस होता है, मुझे नहीं समझ आ रही होती है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। मैं इधर उधर देखता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। बहुत ऊंचा पंखा लगा होता है जहाँ से मुझे आइडिया होता है कि कोई चाह के भी खुदकुशी नहीं कर सकता। अंधेरा हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैंने क्या करना है। खैर मैं दीवार के साथ लग के बैठ जाता हूँ बिल्कुल ऐसे ही, और सोचता रहता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गई है। मैं अपने सेल से बाहर देखता हूँ तो 1.5 लीटर की बोतल पड़ी होती है, उसके ऊपर कैप भी लगा होता है। मेरा हाथ तो वहाँ तक नहीं पहुँचता, लेकिन कोई 15-20 मिनट के अंदर एक इंचार्ज जो है वो वहाँ से गुजर रहा होता है। मैं उसको आवाज़ देता हूँ कि सर, वो मेरी बात सुनते हैं, हाँ जी। मैं उनको कहता हूँ कि सर वो सामने 1.5 लीटर की बोतल पड़ी है, वो घंटे मुझे पकड़ा दें। मुझे बोतल पकड़ा देता है। वॉशरूम से मैं वो 1.5 लीटर की बोतल के अंदर पानी भरता हूँ, उसका कैप बंद करता हूँ। सितंबर का टाइम होता है, शदीद गर्मी होती है, इतनी गर्मी कि आप कूलर के बगैर नहीं रह सकते। मैं अपनी कमीज़ उतारता हूँ, बॉटल को अपनी शर्ट के अंदर डाल के ऐसे उसको मैं लपेटता हूँ, अपने सर के नीचे रख के मैं लेट जाता हूँ। 2 दिन मेरे ऐसे ही गुजरे। जेल के एक्सपीरियंस में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा इस वीडियो में, मैं वो फिर कभी आप लोगों को एक्सपीरियंस बताऊँगा। 3 खराब हालत थी। मैं उस सेल में रहा, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने कोई आवाज़ नहीं दी। तीसरे दिन एक ऑफिसर आता है और उसके हाथ में एक चिट होती है, वो चिट की तरफ देखता है, वो कहता है साधु रहमान के रही। मैं अपना हाथ कर रखता हूँ कि जी सर। मैं कहता आजा तेरी मुलाकात आई है। वो फीलिंग ही बड़ी अजीब सी थी कि आपको मिलने आया है, आपसे बात की है किसी ने, और इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मुलाकात क्या होती है। फिर उसने मुझे मेरे सेल से निकाला, मुझे एक जगह पे ले गया, और 3 दिन बाद मैंने किसी अपने को देखा। मेरी माँ, अरूब और ज़िया वहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन मैं उनको मिल नहीं सकता था, उनको गले नहीं लग सकता था, मैं उनको सलाम नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारे दरमियान में शीशा लगा हुआ था। उनकी तरफ एक लैंडलाइन पड़ा हुआ था, एक लैंडलाइन मेरी तरफ पड़ा हुआ था, और उस लैंडलाइन में ही आप बात कर सकते हो। मैंने ज़िंदगी में इतना बेबस फील नहीं किया। एक लैंडलाइन उनकी तरफ पड़ा होता है, एक लैंडलाइन मेरी तरफ पड़ा होता है। एक तरफ से अरूब फ़ोन उठाती है, दूसरी तरफ से मैं फ़ोन उठाता हूँ, और वो कहती है क्या हाल है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। उसके आगे वो कुछ नहीं बोलती। 2 मिनट मैं भी चुप रहता हूँ, 2 मिनट वो भी चुप रहती है। अचानक कहती है कि साथ ये क्या हो गया ये सब। मैंने कहा रूप मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेरे पास किसी चीज़ का जवाब नहीं। ऐसी हमारी बात हो रही थी, अचानक ज़िया अरूब को कहता कि मैंने बात करनी है साथ से। मैंने कहा हाँ करवाओ। ज़िया अरूब से फ़ोन ले लेता है। वो कहता है कि यार साथ आपका एक दोस्त आया था। मैंने कहा हाँ। कहता यार वो तो सारी डिटेल हमसे मांग रहा था, उसको सब कुछ पता है, तो आप उस पर ट्रस्ट करते हो। मैंने कहा ज़िया देखो मैं उसको नहीं जानता हूँ पर्सनली, लेकिन फॉर सम रीज़न उसको पता था। मैंने उसको नहीं बताया, उसने मेरे से खुद कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए, और उसने मुझे कहा था कि मुझे डिटेल चाहिए। तो ज़िया कहता कि हाँ वो हमारे पास आया था, एक कागज़ पे सारा मेरा वो लिख के गया है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पैसे पहुँचाए, किसने दिए, किस बैंक से निकलवाए, ये बढ़िया आदमी लग रहा है मुझे। मैंने कहा कि देखो ज़िया इस वक्त ना हमें नहीं पता कि हमने किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना। हमने जिसको भी अप्रोच किया है सब ने मदद करने से इनकार कर दिया है। जिन्होंने कोशिश की है वो भी कोई मसला कोई बेहतरी की तरफ नहीं आया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सुन लेते हैं हम एक बार इस बंदे की बात। ज़िया ने कहा ठीक है। जब ज़िया ने मुझे ये बात बोली तो मुझे आइडिया हो गया कि वही जिनका नाम हमने अभी बिग ब्रदर रखा था वो मेरी फैमिली से मुलाकात कर चुका है। खैर ज़िया से बात होने के बाद ज़िया ने फ़ोन मामा को दे दिया।
मम्मा भी रो पड़ी, गपशप हो रही ही। साथ उन्होंने कहा था कि जो आपका दोस्त है कहता कि आप मेरी भी माँ है, आपको कुछ नहीं होगा, आपने अब 1 भी रुपया किसी को नहीं देना, बस जो आप डिटेल दे बस। खैर वही 15-20 मिनट होते ही हैं, वो फ़ोन बंद हो जाता है। ना मुझे मामा की आवाज़ आ रही होती है, ना मेरी आवाज़ उन तक जा रही होती है। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरा वक्त ख़त्म हो गया। वहाँ का एक इंचार्ज मुझे मेरे सेल में वापस छोड़ देता है। मैं वापस उसी जगह पे आया था। वक्त के साथ साथ जेल में अपने आप को एडजस्ट किया, मेंटली एक्सेप्ट किया कि भाई तू अभी इधर ही है। 10 दिन गुजर गए। 10 दिन के बाद एक इंचार्ज फिर से आया चिट लेके, कहता सादुररहमान की रही पैसे। मैंने कहा जी सर मैं। कहता आजा तेरी मुलाकात है। मुझे लगा मेरी फैमिली आई है, लेकिन जब मैं उधर पहुंचा तो वही बिग ब्रदर मेरे से मिलने आया था। खैर उसने कॉल उठाई, कहता कैसा है डकी? मैंने कहा सर मैं बिल्कुल ठीक। कहता तू अपनी फैमिली के सामने रोया क्यों था? मैं उनसे मिलने गया तो वो तेरी माँ कह रही थी कि वो रो रहा था उधर। मैंने कहा सर मैं बस थोड़ा इमोशनल हो गया उनको देख के। कहता नहीं हो, पता है जेल हो गई है तुझे तो क्या हो गया? अंदर बैठ के घर वालों को तो नहीं ना परेशान करना, उनके सामने मुस्कुरा के जाया कर, क्या बात है, शुगर लगाया कर। क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कहा सर वो हो जाता है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं उनको कोई टेंशन ना दूँ, लेकिन चेहरे पे बंदे के लिखा आया था। कहता खैर मैं गया उस दिन तेरे घर, माँ जी बहुत परेशान थी, मैंने उनको तसल्ली दी है, तुझे मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि तू तगड़ा रहे। फिर उसने मुझे कहा कि अगर आने वाले कुछ टाइम के अंदर अगर तुझे कोई न्यूज़ तेरे रिलेटेड सुनने को मिलती है तो पैनिक नहीं होना और अंदर किसी से कोई बात शेयर नहीं करनी। कोई पूछे कहना मुझे इल्म नहीं किसी चीज़, और अपनी फैमिली को भी कह दे कि किसी चीज़ को लेके पैनिक नहीं होना। अगर कोई प्रेशराइज करने की कोशिश करे, कोई कॉल करे, कोई अप्रोच करे, जस्ट इन्फॉर्म अस। साथ मैंने उनको ये भी बताया कि जब मैं NCCI की कस्टडी में था तो वो मुझे कहते थे कि आपके पीछे MI लगी हुई है। तब उसने मुझे कहा कि जिन लोगों का नाम लेके आपसे पैसे ले रहे हैं ना, मैं उस इदारे से हूँ। फिर उसने मुझे बताया कि ये बात जब मुझे पता लगी तो हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया, तो लेट मी एंड माई टीम हैंडल इट। तूने अंदर किसी से कोई बात नहीं करनी, अपनी फैमिली से ज़्यादा कोई बात नहीं करनी, सिर्फ उनका हालचाल पूछ और रोना धोना बंद कर, उनके सामने शुगर लगा, हंस, मुस्कुरा, कह के बड़ा मज़ा आ रहा है अंदर, जो बुरा वक्त था वो चला गया, अब बस तू वक्त काट। फिर मैंने उसको बोला कि सर वो जो एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब हैं वो मुझे रिमांड के दौरान कहते थे कि मैं तेरी हाई कोर्ट तक बेल रोकूंगा। तो उधर बिग ब्रदर कहता कि छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो हुए जो किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। क्या ये मुकदमा दर्ज करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी है, जिसने डकी को गिरफ्तार किया और उसको दुनिया का सबसे बड़ा मुजरम बनाकर पेश किया। इस डायरेक्टर को आज सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड पर ये इनफ नहीं है, ये इनफ नहीं है। हां वो तैयारी है NCCI की डकी की बेल कैंसिल करवाने। डकी भाई के खिलाफ कार्रवाई करने वाले NCCI के अहलकार ऑफिसर भी चपेड़े पड़नी चाहिए। चौधरी साहब को मुअत्तल कर दिया गया है। उसके बाद वो चीजें हुई हैं, वो चीजें हुई हैं जो मैंने अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था। मैं जब 23 दिन रिमांड में था मैं इतना मायूस हो गया था, मैं अल्लाह पाक से भीख मांगता था कि या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, या अल्लाह मुझे इस झंझट से निकाल दे, या अल्लाह सब कुछ तेरे सामने है, मैं किसी जोगा नहीं, मेरी फैमिली किसी जोगे नहीं, हम फंस चुके हैं, हम गीदड़ों में फंसे हुए हैं, या अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल दे। मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता था। मैं हवालात में एक गंदे से कमरे में बैठ के मैं भीख मांगता था कि या अल्लाह तू सब देख रहा है, तेरे सामने हो रहा है सब कुछ, मेरे लिए कोई तो दरवाजा खोल, मुझे कोई रास्ता दिखा। बिग ब्रदर आ गया। NCCI अफसरान की गिरफ्तारी पर मुकदमा यूट्यूबर डकी भाई की अहलिया अरूब जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। डकी भाई की फैमिली से रिश्वत लेने का ये मामला, NCCI के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अरूब जतोई ने दरखास्त दी है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। क्या बात है, साइबर वालों के खिलाफ ही केस कर दिया। बैटिंग एप्स को रोकने वाले ही बैटिंग ऐप के जरिए पैसे हद हो गई। अरूब जतोई की मुद्दत में दर्ज किया गया। 12 लोग हिरासत में हैं FIA के। अफसर रियाद और सरफराज चौधरी, उन्होंने रिलीफ के नाम पर अरूब जतोई से रिश्वत मांगी। पर 90 लाख रुपए की रकम बतौर रिश्वत वसूल की गई। 90 लाख 60 के 90 हो गया। की हिफाजत की जिम्मेदारी रखी गई थी, वो ही खुद इस निजाम में नकब लगाने जो तफ्तीशी थे आज वो मुलजिम के रूप में अपने ही इदारे के सामने जवाब दे। बहुत बढ़िया। अफसरान ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। तो 90 लाख रुपए रिश्वत लेने के केस में NCCI के एडिशनल डायरेक्टर समेत 6 अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अरूब जतोई इस बात पर डट गई हैं कि NCCI अफसरान जिन्होंने उनसे रिश्वत ली है इनको नहीं छोड़ेंगी। जिन कहाँ गए वो जज? फैमिली को मेंटल ट्रॉमा से गुजारा, जिन ऑफिसर ने मेरी फैमिली को मेंटली टॉर्चर किया, जिन ऑफिसर ने
मुझे बेवजह मारा। मैं उनसे भीख मांगता गया कि यार मुझे ना मारे, मुझे फिर भी मारते गए। जिन ऑफिसर्स ने बच्चे को वीडियो कॉल करके मुझे उससे माँ बहन अगले दिन सबकी खबर आ गई कि वो सब गिरफ्तार हो गए। और ये जो 100 दिन की कैद थी, जब मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी नजर आती, मैं कभी कभी अल्लाह पाक से कहता था कि अल्लाह तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा। लेकिन ये सब जब मुझे खबरें सुनने को मिली तो मैंने रियलाइज किया कि अल्लाह ने मेरी तभी सुन ली। काश वो बिग ब्रदर को पहले दिन बता देते। बिग ब्रदर मुझे फर्स्ट टाइम एनसीसीआई ऑफिस में मिला, उसने मेरे से पूछा ढकी तेरे पे केस क्या है। इसमें मैं एफआईए एंटी करप्शन इदारे को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरी फैमिली का सारा केस सुना। मेरी फैमिली के एक एक मेंबर के पास जाके उन्होंने उनकी स्टोरी सारी सुनी, उनका बयान लिया, इन पे एफआईआर लॉन्च की और ये सब कुछ हुआ। वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि इदारे बुरे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरे केस के अंदर भी मुझे बुरे लोग मिले, लेकिन क्योंकि अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते थे, अल्लाह पाक ने उनको वसीला बनाया, उनको हमारे पास भेजा। 16 अगस्त को मैं गिरफ्तार हुआ। 100 दिन टॉर्चर, ऐसा रोलर कोस्टर जो मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था मैं और मेरी फैमिली ने गुजारा। 100 दिन के बाद जस्टिस शहराम सरवर, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उन्होंने मुझे बेल दी हाई कोर्ट से। मैं जब जेल में था, जब सबसे पहले मुझे इस चीज़ की न्यूज़ मिली कि ढकी तेरी बेल हो गई है, तब जो मेरी बॉडी पे खून दौड़ा था उसके लिए मैंने 100 दिन इंतजार किया। मैं तो जम गया। सोचो बिलीव होना बंद हो जाएगा। मैं बर्बाद हो गया। सही बताऊं तो मैं हार मान ली थी, मैं टूट चुका था। इनको पता ही मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। ये 100 दिनों में क्या क्या हुआ, ये वीडियो तो शायद 40-50 मिनट की होगी। अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो ये वीडियो 4-5 घंटे की होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बता सकता। इवन ये जो भाई थे जिनका नाम हमने बिग ब्रदर रखा था, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मुझे लोगों को बताने दें कि आपने हमारी फैमिली के लिए क्या क्या किया। कहता डकी वी वर्क इन द शैडोज, हमें आपकी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ये हमारी ड्यूटी थी। आपकी माँ हमारी माँ है, आपकी हमारी फैमिली, ना हम चाहते हैं कि आप हमारा नाम बढ़िया आदमी ऐसे छुप के काम करते हैं। उसने कहा क्योंकि हमारे इदारे का नाम लेके आपको और आपकी फैमिली से फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले रहे हैं तो वी हैव टू स्टेप इन। इदारे की ट्रेनिंग ही ऐसी है कि अगर हमारे इदारे का कोई नाम लेके अपने लिए कोई बेनिफिट लेगा तो उसकी कोई टॉलरेंस नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। वी आर हियर टू सर्व दिस कंट्री। एमआई के बारे में पहली बार सुन रहा हूं वैसे। या आपकी फैमिली गलत होती तो हम आपका साथ ना देते, लेकिन हमने देखा कि हमारी माँ मुश्किल में है, हमारी बेटी मुश्किल में है, हमारा भाई मुश्किल में है, तो हमें आपकी अप्रिसिएशन ही चाहिए। खुश है। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक तरफ एनसीसीआई ऑफिसर्स हैं जो दर्जनों पॉडकास्ट दे रहे हैं पब्लिकली, लेकिन बैक एंड पे वो क्या हरकत करे उस चीज का किसी को नहीं पता। और दूसरी तरफ ये बिग ब्रदर का इंस्टीट्यूशन आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहे, दिन रात एक कर दिया मेरी फैमिली के लिए। और जब मैंने उनका कहा कि मुझे बताने दे लोगों को, तो कहते हैं हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। सेल्फलेसली काम किया और एक भी पॉडकास्ट उनके एक भी ऑफिसर ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, कोई क्रेडिट नहीं। वर्किंग इन द शैडोज। और मुझे और मेरी फैमिली को उन पे फख्र है, और मेरी सिंपैथी हर उस फैमिली के साथ है जो कभी इन करप्ट एनसीसीआई ऑफिसर्स के थ्रू अफेक्ट हुई है। अल्लाह पाक किसी की फैमिली को उस चीज़ से ना गुजारे जिस चीज़ से मेरी फैमिली गुजरी है। एक और चीज़ की बड़ी कन्फ्यूजन थी कि मेरे एक्चुअली वकला कौन है, तो मेरा केस जो है वो बैरिस्टर अमृत शेख देखनी है और एडवोकेट उस्मान लतीफ़ जो मेरा केस आगे परसू कर रहे हैं। लेकिन मैंने सबकी वीडियोस देखी हैं, जितने वकला हैं जिन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया, मैंने सबके टिकटॉक वीडियोस देखी हैं। मैं दिल से उन तमाम एडवोकेट्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। इस पूरे 100 दिन के अंदर जो मेन सवाल लोगों का था ना, वो ये था कि यार डकी भाई आप तो इस मामले से फारिग होने के बाद मुल्क छोड़ के चले जाओगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, 8 साल हो गए हैं मुझे यूट्यूब पे आए हुए, मैंने सिर्फ अच्छा टाइम देखा है। जहां 8 साल इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया, इस मुल्क के लोगों ने मुझे प्यार दिया, इस मुल्क के लोगों ने मुझे सपोर्ट दी, तो ये 3 महीने की मुश्किल में मैं मुल्क छोड़ के जाऊंगा तो एक ग्रेटफुल होने का ना हर किसी में नहीं होता है। 8 साल इस मुल्क ने आप पे कोई मुश्किल नहीं आने दी, तो 3 महीने की मुश्किल पे मैं इस मुल्क को छोड़ के कैसे जा सकता? क्या बात है, मुझे भी यही लगा था कि शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, पाकिस्तान ने ही मुझे सब कुछ दिया है, पाकिस्तान में ही मैं रहूंगा। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। पूरे 100 दिन के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। कोई भी आके पीछे नहीं आता आपकी फैमिली के अलावा। मेरी माँ कोर्ट के धक्के खाती रही है, उनका क्या काम है कोर्ट में? उन्होंने कौन सा वहाँ पे कोई बयान देना है या कोई स्टेटमेंट देनी है, या वो कौन सी वकील है जो उनका कोर्ट में कोई काम है? वो सिर्फ वहाँ पे इसलिए आती है कि मुझे कोई 30-40 सेकंड के लिए अपने बेटे की झलक देखने को मिल जाए, बस देख लूँ यार मेरा बेटा ठीक है, सिर्फ इसलिए आती रही है। एक दिन भी उन्होंने मिस नहीं किया। आज के दौर में जहाँ वफादारी तो मजाक बन के रह गई है, और वो मेरे साथ एंड तक खड़ी रही। उसको डराया गया, धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया। इवन एक पॉइंट मैंने इसको ये भी कहा था कि जब तक ये मैटर हल नहीं होता तुम आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, वो तब भी नहीं गई। मैं जेल में था और मेरे लिए मर्दों से लड़ती रही है, और सही बताऊं तो कोई भी नहीं करता ऐसा। हल्का सा मर्द पे पूरा टाइम आता है, औरतें छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन अरूब मेरे साथ खड़ी रही। मैं एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा।
बीवी होता है ऐसी। अपने सारे काम अरे छोड़ के, बीवी और अपनी सास मिलके यूनिवर्सिटी दोनों हर छोड़ के, जगह लड़ अपनी पड़ी सारी थी। स्टडीज छोड़ के, अपना यूट्यूब चैनल छोड़ के मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे साथ एफर्ट उसने एंड तक रखी। मेरे अब्बा जी हार्ट पेशेंट, उनको मैंने मना किया कि आपने बाहर नहीं निकलना, उनके बैंक अकाउंट बंद है, उधार पे मेरे लिए डेली मैसेज भेजते हैं अम्मा के थ्रू कि हमारी दुआएं साथ आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं है। मैंने सिर्फ ये रियलाइज़ किया कि आपकी फैमिली के अलावा कुछ मैटर नहीं करता इस दुनिया में। क्या बात, बहुत कुछ सिखा गई है जर्नी। और मुझे पता है कि मैं इस वक्त स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम ले सकूँ, लेकिन आई वांट टू थैंक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिन्होंने इतनी प्रोफेशनलिज्म दिखाई और मेरी फैमिली को इस करप्ट माफिया से निकलने में मदद की। और ये जो बिग ब्रदर जिनका मैंने जिक्र किया है, मैं तो जेल में था, मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। जब जब उनको कोई परेशानी होती थी, जब जब उनको कोई सवाल होता था, जब उनको किसी चीज़ की टेंशन होती थी, ये जो बिग ब्रदर हैं ये और इनकी टीम हमेशा उनके लिए अवेलेबल रही है। और इस तरह का क्लीन अप ऑपरेशन इन करप्ट माफिया के अगेंस्ट आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। और ये सब क्रेडिट जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आप लोगों को सब कुछ तो नहीं बता सकता, मैं अगर बताना शुरू करूं तो ये वीडियो कुछ 40-50 मिनट की नहीं, ये वीडियो कुछ 4 घंटे की होगी। वैसे भी आप लोग कहोगे कि ये झूठ बोल रहा है, ये तो कोई टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट ही है अभी तक भी। मैं और मेरी फैमिली हमेशा इनके शुक्रगुजार। मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुश्किल टाइम पे भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने घर आके सोशल मीडिया देखा है, आप सबके कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने आप सबकी वीडियोस, आप सबके एडिट्स मैंने देखे हैं। मुझे याद है गिरफ्तारी से पहले व्लॉग्स के अंदर मैं कहा करता था कि गाइस हमने 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं, लेकिन वो ख्वाब हमारा अधूरा रह गया। मैं गिरफ्तार हो गया, मेरे पास मेरा चैनल भी नहीं था, मैं जेल में था, मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, दिस इज़ द एंड, डकी भाई इज़ नो मोर, ही इज़ फिनिश्ड। अचानक एक इंचार्ज आता है, कहते डकी भाई तेरे 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ओह, जेल में पता लगा भाई साहब। That is where I realized कि maybe this is not the end. Maybe this is start of something else. I want to appreciate every single one of you. मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा आप लोगों का एहसान। अभी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला कि यार अगर मैं सब कुछ बताना शुरू करूं तो ये वीडियो 4-5 घंटे की हो जाएगी। और साथ मैंने आप लोगों को ये भी बोला कि मैं आप लोगों को कुछ लोगों का नाम नहीं बता सकता, तो हम उनका नाम बिग ब्रदर रख देते हैं। बट लेकिन समटाइम सब कुछ जानना जरूरी भी नहीं होता। मैं बाहर आ गया हूँ, यही बहुत है। जब मैं जेल से वापस आया तो मैंने बहुत सारे लोगों की कहानियाँ देखी। कोई पॉडकास्ट पे कुछ कह रहा है, कोई यूट्यूबर कुछ कह रहा है, कोई टिकटॉकर कुछ कह रहा है, कोई जर्नलिस्ट कुछ कह रहा है। और मैंने उन सबको देख के बस कहा कि यार किसी को कुछ भी नहीं पता, सबकी अपनी अपनी कहानी है। क्योंकि मेन तो चीज इन्होंने नहीं देखी है, जो रियल देखा है। असल में क्या हुआ है, कमाल है यार, मुझे पता है। एक एक्चुअली एक पूरे मूवी के थ्रू गया हूँ, ऐसा फील आ रहा है मुझे। लेट दैट बी अ मिस्ट्री। हीरो वाली फीलिंग आई होगी। जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद। इतनी खतरनाक एक रोलर कोस्टर राइड के थ्रू गई है इनकी पूरी स्टोरी, और ऐसा फील आ रहा था लाइक एक्चुअली एक मूवी ही देख रहे हैं। बट ये मैं कहना चाहूँगा जो वो उनके साथ करप्ट चीज़ें हुई ना, वो कहीं ना कहीं इंडिया में भी बहुत ऐसे हमने देखा हुआ है कि किसी लोगों को ऐसे लताड़ देते हैं और खदाड़ देते हैं। एंड ये तो ये बड़ी बात है कि डकी भाई फेमस है, तो इसलिए ये जो चीज़ थी बहुत सही बाहर आ पाई, वरना जो छोटे लोग होते हैं उनको तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देते अंदर से। एंड ये चीज़ थी कि इनकी जब बाहर आई है तो उस वजह से वो लोग सस्पेंड भी हुए, उनको भी जेल डाला गया, एंड उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो इतना सारे करप्ट ऑफिसर्स है वो बाहर हुए सिस्टम से, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हुई है। और मेरे ख्याल से अब ये भी कहीं ना कहीं है कि पाकिस्तान में शायद अब कोई ना कोई बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करने से बहुत डरेगा। उसको होगा भाई इससे तो बहुत ही दूर है ना, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ही मैसेज चला गया। सच में यार बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी, और इनकी फैमिली वाले इनके साथ रहे। मुझे तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हम जब इन्हें लगा था किसी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं थी, जब वो जेल में बैठे थे, उन्हें ये भी नहीं पता था कि कितने दिन और यहाँ पे काटना है, पर कुछ लोग आए फरिश्ते बन के और उनकी हेल्प करी, और उन्होंने इन सब के बाद भी ये डिसीजन लिया कि ये जो कंट्री है मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मेरा बाकी का जो चीज़ें थी वक्त था बहुत अच्छा था, इस कंट्री ने बहुत कुछ दिया है, मैं यही रहूँगा। वही आप लोग कैसे लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। जैसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।